जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑस्किलेशन से रिलेटेड है। इस प्रॉब्लम को आप पहले वीडियो पॉज करके देख लीजिए, तब आगे बढ़ रहे हैं। यह एक मासलेस स्प्रिंग है जिससे M1 और M2 दोनों ब्लॉक्स, M1 और M2 मास के ब्लॉक्स अटैच्ड हैं। जब यह इक्विलिब्रियम पोजीशन में है सिस्टम, तो M1 मास के ब्लॉक को हम रिमूव कर रहे हैं ताकि सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं हो। हालांकि M1 मास का ब्लॉक निकल जाएगा तो डिस्टर्बेंस होगा ही, लेकिन बाकी और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। M2 मास का ब्लॉक जो है वो सिस्टम से अटैच्ड रहे, तब M2 मास का ब्लॉक जो है वो ऑस्किलेट करेगा। क्यों ऑस्किलेट करेगा अभी देख रहे हैं हम लोग, और प्रॉब्लम देख लें। ऑस्किलेशन होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है प्रॉब्लम में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये दो प्रॉब्लम है इसके। चलिए, जेई और नीट दोनों पर्पज से अच्छे हैं। प्रॉब्लम पर अप्रोच करने के पहले एक बात बता दें, मेरा जो जेई और नीट पर्पज से ऑनलाइन क्लास जो चलता है उसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं बच्चों का, 1 महीना तक फ्री डेमो है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को 2 दिन डेमो दिया जाता है जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। चाहे न्यू स्टूडेंट्स जितना भी हो, सैटरडे संडे वो टाइम फिक्स है। न्यू स्टूडेंट्स 1 2 4 10 जो भी हो, उसके लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। 2 दिन क्लास उनका अलग से होता है। 2 दिनों में स्टूडेंट्स जहाँ से मन करे जेई और नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। रिपीटर को होंगे तभी पूछ पाएंगे, फाउंडेशन वाले बच्चे तो ज़्यादा नहीं पूछ पाते हैं, फिर भी पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट 11th-12th से रिलेटेड, 11th-12th का जो सिलेबस है जेई और नीट पर्पज से, उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई थ्योरी कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। उस थ्योरी को हम पूरा बच्चों को समझाएंगे, पूरा उसमें डेरिवेशन होगा तो डेरिवेशन कराएंगे, डेफिनेशन होगा डेफिनेशन बताएंगे, या थ्योरी से रिलेटेड जो भी हो, जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ है सबको हम बताएंगे। और स्टूडेंट्स 11th-12th मतलब जेई और नीट पर्पज से जितना सिलेबस है उसमें से कहीं से भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। पहली बात, कई तो प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, हर ब्रांच से पूछ सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद बच्चे जो जिस टॉपिक को कहेंगे उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, प्रॉब्लम को समझाना होगा प्रॉब्लम को समझाएंगे। कहीं से भी किसी बुक से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बच्चे, या किसी कोचिंग के मॉड्यूल असाइनमेंट से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, फ्री डेमो 1 महीना है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि 1 महीना पढ़ने के बाद बच्चे फी चाहे तो जमा करें, चाहे तो छोड़ सकते हैं उसके बाद, या हर मंथ पढ़ने के बाद फी जमा करना, जिससे स्टूडेंट्स कभी भी मेरे बंधन में नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स फ्री है, जब चाहे वो छोड़ सकता है, फ्री है। तीसरी सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स कहीं से भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। वो तो इसमें जब सिलेबस आगे बढ़ रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स पूरा समझाते हैं, थ्योरी समझाते हैं, नोट कराते हैं, डेरिवेशन कराते हैं, जब फिर प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम जो भी हो। फाउंडेशन रिपीटर दोनों बैच में, रिपीटर में फास्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है, और फाउंडेशन में वो स्लो चीज़ होता है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो जब पढ़ेंगे तो वो कहीं से प्रॉब्लम्स जब बनाएंगे किसी बुक से, तो 85-90% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन 95% हो जाता है, बशर्ते वो कॉन्सेप्ट्स को समझे हो 2-4-5% प्रॉब्लम से फंसता है, जिसमें जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के कारण हो जाता है, या फिर दूसरे किसी कारण से भी हो सकता है। जनरली वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी कि रैंक जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेगा उसका रैंक बूस्टअप होगा, और यदि एवरेज से नीचे जा रहा है, मतलब वो कट ऑफ से नीचे आ रहा है, वो उसका चांस नहीं बन रहा है होने का, तो हो सकता है ये चांस है। फिजिक्स में बहुत अच्छा, हम फिजिक्स के कारण ही रैंक बूस्टअप करा देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपीटर्स में हम अलग अलग बैचेज बनाए हैं, कम ही स्टूडेंट्स रखे हैं, और स्पेशल बैच में कम ही स्टूडेंट्स रहते हैं, जिसमें हम हर स्टूडेंट पर फोकस दे पाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं, जिससे हम हर स्टूडेंट्स एक स्टेप हम लिखते हैं तो बच्चों से डिस्कस होते रहता है, उनका ऑडियो ऑन रहता है, और वो हर स्टेप पे बच्चे डिस्कस करते रहते हैं। खड़ा होकर बोर्ड पर ऑफलाइन जैसा हम पढ़ाते हैं और बच्चे डिस्कस करते रहते हैं। इसलिए किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से आप देखें तो मेरे ऑनलाइन क्लास को कोई भी
बुरा नहीं कर सकता है, अच्छा कहेगा, उसका रैंक बुस्टअप होगा, उसका जो चाहता है वो होगा। फिजिक्स में जो भी समझना है समझ जाएगा अच्छे से, जिस मेथड से वो जिस वे से समझना चाहता है हर वे से समझाते हैं। इसीलिए हमने रिपीटर बैच को 545 से अधिक नीट में जिसका मार्क्स आया उसको एक साथ और उसके नीचे वाले को एक साथ रखे हैं। जेई में भी ऐसे ही 24 में जिसका 85 परसेंटाइल है उसको एक साथ, उसके नीचे वाले को 85 परसेंटाइल के नीचे वाले को और उसके ऊपर वाले को एक साथ रखें। फिर अगले सेशन में जैसा होगा नेक्स्ट हर एक साल के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को कैटेगरी में बांटते हैं और बच्चों को उससे पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों का दोनों बैच के बच्चों को फ़ायदा होता है। ये नहीं कि 85 परसेंटाइल से ऊपर वाले अच्छा कर जाएंगे उसके नीचे वाले बुरा कर जाएंगे, नहीं। 85 परसेंटाइल वाले से नीचे वालों के लिए टाइम बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ता है, उसके ऊपर वालों का कम मेहनत में हो जाता है, यही फ़ायदा। तो आप जब चाहें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन देख सकते हैं, डेमो करके देख सकते हैं, तो जब चाहें छोड़ सकते हैं, जब चाहें आपकी मर्ज़ी है। और मेरा नंबर जो है मोबाइल नंबर वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जब चाहें कॉल करके बात कर सकते हैं हमसे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉब्लम पर अप्रोच करते हैं। ये इसमें जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये दोनों ब्लॉक्स स्प्रिंग के साथ, तो उस सिचुएशन में जो यदि एलोंगेशन हम x से जूम कर लेते हैं तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, बहुत आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो क्या होगा, kx इज इक्वल टू m1 प्लस m2g होगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में होगा तो m1 प्लस m2 को सिस्टम ले लेंगे तो ऊपर फोर्स लगेगा kx, जहाँ x एलोंगेशन हमने एज्यूम कर लिया है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। तो ये स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। और m1 प्लस m2g फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड। और जब इक्विलिब्रियम है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इस कारण kx इज इक्वल टू m1 प्लस m2g लिख दिए डायरेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें हम लोग, एम्पलीट्यूड तो यहीं से मिल जाएगा, लेकिन उसको आगे निकालते हैं, या यहीं से देख लीजिए। क्लियर दिख रहा है कि जब m1 को हम यहाँ से बाहर रिमूव करेंगे, हटा देंगे सिस्टम से, और सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मतलब m2 स्प्रिंग से अटैच रहेगा, तो अब नीचे की ओर जो फोर्स हो गया वो तो m2g होगा, कम हो गया। तो क्लियर है कि स्प्रिंग का एलोंगेशन के कारण जो स्प्रिंग फोर्स होगा वह m2g फोर्स से अधिक है। ये दोनों मिलकर के m1g और m2g मिलकर के बैलेंस किए हुए थे, तो m1g हट गया तो m2g के कारण कम होगा फोर्स नीचे की ओर, ऊपर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेट कहाँ करेगा, ऊपर की ओर। और वह जो मेन पोजीशन के एस्पेक्ट में देखें तो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यही x होगा, यही एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2g अपॉन k। ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जब हम m1 को यहाँ से रिमूव कर लिए हैं तो ये ऑस्किलेट होना शुरू होगा। अब ऑस्किलेशन जब होगा तो m1 को हटाने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगा, तो इसके लिए हम मान लेते हैं x डैश एलोंगेशन हो रहा है स्प्रिंग का, जब ये m2 मास का ब्लॉक स्प्रिंग फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है m2g। तो इस सिचुएशन में kx डैश इज इक्वल टू m2g होगा, नीचे की ओर फोर्स m2g, ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स kx डैश इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि kx डैश इज इक्वल टू m2g हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ये अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिगर में। अब ये जो हम ऑस्किलेशन की बात करें तो मेन पोजीशन जो होगा उस समय x डैश डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा। कौन, ये ब्लॉक, कौन, m2 मास का ब्लॉक मेन पोजीशन के समय में, यानी स्प्रिंग में एलोंगेशन x डैश होगा। और उसके बाद जब x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा ब्लॉक, तो उस सिचुएशन में मेन पोजीशन से एक तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x माइनस x डैश। x डैश एलोंगेशन जो हुआ है वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हुआ है, ये ब्लॉक ये स्प्रिंग के साथ। जैसे ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ में है मान लेते हैं। जब ये m2 मास का ब्लॉक अटैच होगा तो एलोंगेशन होगा ना, तो ये m2 मास का ब्लॉक है, m2 मास का ब्लॉक है ये। तो इस सिचुएशन में ये x डैश एलोंगेशन हो चुका है पहले से, और एलोंगेशन यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा होगा, आपको ऊपर करके दिखा, यहाँ पर
स्प्रिंग मान लेते हैं यहाँ तक है, और जब M2 मास के ब्लॉक को अटैच किया गया है तो स्प्रिंग में एलोंगेशन एक्स डैश प्रोड्यूस हो चुका है। यही एलोंगेशन होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही एक्स डैश होगा। तो ये अब मेन पोजीशन यही हो गया। अब इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको नीचे की ओर, ये M1 मास के ब्लॉक के कारण जो फोर्स लग रहा था नीचे, उसके कारण ये डिस्प्लेस हुआ था नीचे। तो अब इसके बाद जो नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा वह ना मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम लोग। यानी इसके नीचे यदि अब इसके बाद एक्स एलोंगेशन टोटल हो रहा है स्प्रिंग में, तो एक्स माइनस एक्स डैश यही डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पोजीशन से, क्योंकि एक्स डैश एलोंगेशन तो पहले है। अब मेन पोजीशन के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स माइनस एक्स डैश। टोटल एलोंगेशन यदि एक्स है और ये एक्स डैश है तो एक्स माइनस एक्स डैश, ये एक्स डिस्टेंस से स्प्रिंग यहाँ तक, ये नीचे तक आ गया है, और ये मेन पोजीशन हो गया यहाँ पर। तो अब मेन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस होगा नीचे, टोटल यदि x है, एलोंगेशन टोटल यदि x है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये मान लेते हैं यहाँ तक आया हुआ, सॉरी नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, ये x है यहाँ से यहाँ तक एलोंगेशन, इसको मिटा के लिख देते हैं ऊपर, दिख नहीं रहा होगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। एक ये स्प्रिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक ऐसे। अब रिजिड सपोर्ट से अब M2 मास के ब्लॉक को जब अटैच किया गया, मतलब M1 को हटाने के बाद केवल M2 बचा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए देख रहे हैं तो ये M2G फोर्स कहाँ हो जाएगा, नीचे यहाँ पर, और ये KX डैश, ये X डैश हमने माना, ये X डैश कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ। और अब एलोंगेशन यदि इसको और नीचे किया जा रहा है, क्योंकि M1 मास का ब्लॉक अटैच था तो नीचे गया ही होगा, तो टोटल x डिस्टेंस से एलोंगेट है। जब M1 मास का ब्लॉक अटैच है तो हटाने के बाद भी x डिस्टेंस से ही पहले एलोंगेशन रहेगा। तो अब यहाँ पर x डिस्टेंस से एलोंगेशन मान लेते हैं यहाँ पर, और ये हो गया मेन पोजीशन। तो अब यहाँ देखें हम कि मेन पोजीशन से ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पूरा x डिस्टेंस है और यह x डैश है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही ना हो जाएगा x माइनस एक्स डैश, यही मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी हमें इक्वेशन जो लाना है सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले प्रूव करना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की जगह पर x या x डैश नहीं आना चाहिए, बल्कि x माइनस एक्स डैश आना चाहिए, यही मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर KX डैश इज इक्वल टू M2G आ गया। अब हम इस सिचुएशन में जब हम ये M1 मास को रिमूव कर दिए हैं, M1 मास को, तो उसके बाद इस पर ऊपर की ओर फोर्स जो लग रहा होगा वो तो KX फोर्स ही लग रहा होगा। उस समय रिमूव करने के बाद भी तो ऊपर KX लग रहा होगा, और नीचे कितना लग रहा होगा, M2G। तो एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा, ऊपर, क्योंकि फोर्स अधिक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, KX माइनस M2G इज इक्वल टू मास M2 इंटू एक्सेलरेशन A। ठीक है, अब यहाँ पर KX को छोड़ देते हैं ऐसे ही, और M2G के बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग, KX डैश लिख सकते हैं यहाँ पर, M2G इज इक्वल टू KX डैश, ये देख चुके थे हम लोग। तो माइनस KX डैश इज इक्वल टू M2 इंटू A। यहाँ से K कॉमन, x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू M2A। तो अब इससे हैंस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि x माइनस एक्स डैश अपॉन M2। अब x माइनस एक्स डैश को हम डेल्टा x से जूम कर लें या जो मन करे जूम कर लें, तो यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा कि डेल्टा x, यही डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट होगा कहाँ, मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में, यही डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा x। तो k डेल्टा x अपॉन M2 हो गया। अब यहाँ पर क्लियर है कि k कांस्टेंट है, M2 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ पर माइनस क्यों आया, ये यहाँ पर देखिए, ए वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं तो आपने दिख जाएगा, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इसका, जब M1 को रिमूव कर देंगे तो एक्सेलरेशन कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर, और डेल्टा x जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था अभी दिखाए थे, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, मेन पोजीशन से नीचे की ओर।
तो डेल्टा एक्स का डायरेक्शन नीचे की ओर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, वर्टिकली अपवर्ड। तो क्लियर है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो माइनस वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो के डेल्टा एक्स अपॉन m2 कर देंगे। तो इसमें क्लियर है कि k और m2 कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी ये प्रूव हो गया क्या है, मोशन जो है वो SHM है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो मोशन SHM हो गया। तो मोशन SHM हो गया तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इधर मिटा देते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स। इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से में कंपेयर करेंगे हम लोग, तो क्लियर दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k बाई m2 होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स हो गया, माइनस दोनों में है, a भी दोनों में है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k बाई m2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m2। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू हैंस, चाहे नीचे लिख देते हैं, हैंस ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m2 हो गया। और यदि टाइम पीरियड पूछेगा, टाइम पीरियड नहीं पूछा, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पूछा है, तो ये हो गया k अपॉन m2। अब यदि टाइम पीरियड पूछ रहा है प्रॉब्लम में, तो क्या करेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, याद ही होगा। तो 2 पाई और ओमेगा नीचे है, तो डिनोमिनेटर के प्लेस पर है, तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, m2 अपॉन k। यही टाइम पीरियड होगा और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। अब फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, या एफ इज इक्वल टू जो भी लिखें, न्यू और एफ जो भी लिखें इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। यही फ्रीक्वेंसी हो गया, यह एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया और यह टाइम पीरियड हो गया। तीनों समझ गए आप लोग। थैंक यू।